Hello everyone, welcome back to our channel GS Guru Academy. This is me सोनिया धामा. आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. ठीक है, जैसा कि आज आप देख सकते हैं हम अपने पॉलिटी के फाउंडेशन कोर्स की सीरीज में आज हम 28 नंबर की क्लास पे अपना आ गए हैं. आज हमारी 28 क्लास है. ठीक है, इससे पहले की भी आप क्लासेस को जाके देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी. ठीक है, आपको बहुत मैं ऐसा होप करती हूँ कि आपको अच्छी भी लगेंगी क्लासेस. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में पॉलिटी को पढ़ाने की कोशिश की है और मैं बहुत इजी वे में ही पढ़ा रही हूँ सो दैट कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, बेसिक से बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं और आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगी. ठीक है, तो आप पढ़ें क्लासेस को. और देखिए आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है राइट टू फ्रीडम हम पढ़ेंगे. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्लास में अब चल रहे हैं. फंडामेंटल राइट्स में अब तक हम डील कर चुके हैं राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था और आज की क्लास में जो हम डील करेंगे वो हम डील करेंगे राइट टू फ्रीडम. ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो हमारा डील करता है वो हमारा डील करता है अनुच्छेद 19 से 22. ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 हमारे डील करता है स्वतंत्रता का अधिकार. ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 को. ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 19? अनुच्छेद 19, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार. स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम. ART लिख देती हूं मैं. ठीक है, आर्टिकल को शॉर्ट में आर्टिकल. ठीक है, ART लिख देती हूँ. 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम. अब देखिए ये जो हमारा अनुच्छेद 19 है ना, अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं. ठीक है, जब हम मूल रूप से मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारे अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई थी, सिटीजन को दी गई थी. ठीक है, नागरिक को दी गई थी. तो आप यहीं पे साइड में लिख लेंगे. ठीक है, जब हम मूल रूप से बात करते हैं मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, मूल संविधान में, मूल संविधान में आपको पता है ना, मूल संविधान में क्योंकि हमारे पास क्या थे, मूल संविधान में व्यक्ति को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे. ठीक है, जिसमें से जो हमारा 7th जो हमारा मौलिक अधिकार होता था ना, वैसे वो 6 नंबर पे आता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया और अब वो क्या बन गया है, अब वो सिर्फ क्या रह गया है, एक लीगल राइट रह गया है ना, कानूनी अधिकार रह गया है, जिसको स्थान कहाँ मिला, आर्टिकल 300A में मिला है. ठीक है, तो इसीलिए जब हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटाया वहां से, तो फिर यहाँ पे जो हमारी स्वतंत्रताएं थी ना, 7 स्वतंत्रता दी गई थी नागरिक को, तो उसमें से जो 7th वो जो हमारी स्वतंत्रता थी वो राइट टू प्रॉपर्टी की थी, उसको भी डिलीट किया गया. तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं. तो मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी, आर्टिकल 19 में, मूल संविधान में आर्टिकल 19 में 7 थी. ठीक है, 7 फ्रीडम्स थी, 7 फ्रीडम्स, 7 फ्रीडम थी, जिसमें से कौन सी थी 7th, इसको हम ये इसका जो नंबर था ना यहाँ पे वो G था. ठीक है, 19 का 1G, 19 1G, ये थी हमारी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन, CA मैंने इसको लिख दिया शॉर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से क्या कर दिया गया, यहां से डिलीट किया गया और इसे क्या बना दिया गया, आर्टिकल 300A में इसको अब क्या बना दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है.
एक ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए, मूल संविधान में जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति को आर्टिकल 19 के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ठीक है, जिसमें से जो हमारी 7th होती थी जी नंबर की, ठीक है, जी अल्फाबेट पे जो हमारी आती थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और इस तरह से जो अब हमारे संविधान में है, व्यक्ति के पास कितनी, हमारे नागरिक के पास हमारे यहाँ पे एट प्रेजेंट, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स टाइप्स ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इनमें से कहां पे दी गई है हमें, आर्टिकल 19(1) की हम बात करेंगे। आर्टिकल 19(1) सब क्लोज। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की हम बात करेंगे। तो क्लॉज 1 में जो बात की गई है वो बात की गई है यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में बात होगी आर्टिकल 19(1) में, और यहाँ पे भी हमारा ए अल्फाबेट। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से पूछा जाता है कि ABCDEFG, आप यहाँ पे नंबरिंग नहीं, अल्फाबेट से ही आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ना डायरेक्ट अल्फाबेट से बनता है कि 19(1) में क्या है, 19(1) में क्या है, कौन सी स्वतंत्रता नागरिक को दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, अब देखिए 19(1) की हम बात करेंगे तो जो 19(1) में यहाँ पे व्यक्ति को दी गई है कौन सी स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। अब देखिए, आप सुनते होंगे ना, आज के टाइम में बहुत चलता है, ऐसे बोलते हैं मुझे तो बोलने की स्वतंत्रता है, मैं मेरी मर्जी में कुछ भी बोलूं, बहुत लोग बोल देते हैं ऐसे। लेकिन अब यहीं पे ही यही जो हमारा आर्टिकल है ना 19(1) यही हमें देता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, ये जो बोलना है, वाक मतलब स्पीच मतलब बोलना, जो हम बाई वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ, है ना, वर्बली जो हम बोल रहे हैं। वहीं पे अभिव्यक्ति क्या भाई, आप एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन से लिख कर, है ना, न्यूज़पेपर लिख कर, ड्राइंग से, चित्रकारी से, है ना, बाय पिक्चर्स, प्रिंटिंग, इन सब के माध्यम से भी आप क्या, इनकी भी आपको क्या है, स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे जो हमारा 19(1) है ना, वो दोनों को इंक्लूड करता है, वर्बल को भी और नॉन वर्बल को भी, है ना। व्यक्ति को किस दोनों प्रकार की स्वतंत्रता है, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 19(1) जो हमारा बात करता है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और यहाँ पे टाइम पे यहाँ पे इसको इलेबोरेट भी किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमारे 19(1) में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही सबसे पहले देखिए, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, बोलने में मेरे या फिर दूसरों के विचार भी। ठीक है, मुझे अपने भी और दूसरे के विचार को भी प्रसार करने, उनको प्रसारित करने का अधिकार है। ठीक है, मुझे उनकी स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 19(1) में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कुछ हम उनको मेंशन कर लेंगे, सो दैट यू आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पीच के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से कैसे कैसे हम अपने विचारों को प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे अपने या दूसरों के विचारों को प्रसारित, है ना, उनको मतलब फैलाना, बोलना, हम जब इलाब करते नहीं है, बताते हैं कि हाँ जी ऐसा कहा गया, महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने या दूसरों के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता
ठीक है। सेकेंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस, अब प्रेस की स्वतंत्रता, अब ये कौन आ गया भाई, हमारा भाई न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति को क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेज हैं हमारे, अब जैसे हमारा यूट्यूब हो गया, अब भाई हम यहाँ पे आके मैं हमने अपना चैनल बनाया, अब मैं यहाँ पे अपने विचारों को प्रोपेगेट ही तो कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, मुझे फ्रीडम है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे ही है हमारा 19 के अंदर ही हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब अपना आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप अपना सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं भाई, आपका सोशल मीडिया हुआ, यूट्यूब हुआ, है ना, आप इंस्टाग्राम अब देखते हैं ना, आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं, अपने विचार अपने सब रह रहे हैं, कोई रोक थोड़ी ना रहा है उन्हें भाई, वो कॉपीराइट पेटेंट वो सारी अलग की बातें हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ना, हर लोग क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, वो प्रोपेगेट ही तो कर रहे हैं, फैला रहे हैं अपने अपने विचारों को, है ना। चले, आप समझ गए होंगे आप अच्छे से। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो गया, यहाँ पे ही आपका हो जाएगा प्रदर्शन करने का अधिकार, प्रदर्शन प्रदर्शन करने का अधिकार। ठीक है, प्रदर्शन कैसे, हड़ताल वगैरह करने का, देखिए लेकिन उसमें वही है, इस पे भी मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगती है इनमें। ठीक है, प्रदर्शन करने का अधिकार, ठीक है, आप यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे ये। ठीक है, और इसमें और हो जाएगा भाई शांति का अधिकार, शांति का भी तो अधिकार है, राइट टू पीस, शांति का अधिकार, मोटा मोटा शायद सब कुछ अब इंक्लूड हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, फोन टैपिंग, फोन टैपिंग, फोन टैपिंग के विरुद्ध, है ना, कि भाई आप किसी के फोन टैप नहीं कर सकते हैं, ये हमारा वहां पे हमारा राइट टू प्राइवेसी में भी है ये। ठीक है, तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, और विज्ञापन का अधिकार भी यहीं पे आ जाएगा, राइट टू एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, विज्ञापन का अधिकार। ठीक है, विज्ञापन का अधिकार आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रदर्शन करने का अधिकार, प्रदर्शन या फिर अब विरोध भी कर सकता है ना, प्रदर्शन या विरोध, चलो यहीं पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार ना। आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपको सरकार की पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है तो भाई आप क्या करते हैं, उनके विरुद्ध आप स्ट्राइक करते हैं ना, वही है, लेकिन लेकिन हड़ताल आप भी काम नहीं छोड़ सकते, आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे हड़ताल नहीं करेंगे कि भाई जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, वो है कि भाई रेस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए राइट टू फ्रीडम तो है, अब क्या है ना, ऊपर ऊपर से हम लोग यही पढ़ लेते हैं, अभी हमें ये पता होता है लोगों को कि भैया हाँ मुझे तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो यहीं पे ही आर्टिकल 19(1) ने जहां हमें बोलने की स्वतंत्रता दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, वहीं पे ही नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल 19(2) है, ठीक है, आर्टिकल 19 का क्लोज 2 है हमारा,
वो हमारा इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है। आर्टिकल 19(2), ठीक है, प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाता है 19(1)(a) पर, ठीक है। अब भैया हमने क्या है ना, हमारे संविधान ने आपको बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन रुकिए, आपको क्या है, आपको आप पे ना कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, आपको प्रतिबंधित किया गया है कि आप बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई किसी की मानहानि हो जाए, किसी की डिसेंसी को उससे ठेस पहुंचे, किसी की अवमानना हो जाए, है ना। आप ऐसा कुछ ना बोले कि भाई देश में दंगे भड़क जाए, आप जिन देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनके खिलाफ आप ऐसा कुछ ना बोले कि भाई देश में अराजकता की स्थिति आ जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, यही रेस्ट्रिक्शंस है कि ऐसी स्थितियों में आपको क्या नहीं मिलेगा, राइट टू फ्रीडम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में क्या है, प्रतिबंध आप पे लग जाएगा, आपके हम बोलने को बंद कर सकते हैं, ठीक है। सरकार आपको वहां से क्या करेगी, राज्य आपको वहां से रोक देगा कि भाई आप चुप हो जाएं, चलो आपको बंद कर दें, आप उधर जाइए, ठीक है, रोक दिया जाएगा। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ऐसे भड़काऊ भाषण दें कि उससे देश में दंगे फैल जाएं, या फिर हमारे जिन देशों के साथ हमारे मित्रवत संबंध है उन देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएं, ठीक है, मानहानि हो किसी की, ठीक है। गलत नहीं बोलना है, बोलना है लेकिन आप अच्छा बोलें, दूसरों के लिए अच्छे विचार आप प्रसारित करें, ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में बुरा बोलें जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचती हो, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती हो, ठीक है। तो याद रखेंगे, हाँ जी, आपको राइट टू फ्रीडम है, लेकिन आपको लिमिट में उसको यूज करना है। आपको ऐसा बोलना है कि दूसरे को ठेस ना पहुंचे आपके बोलने से, किसी की मानहानि ना हो आपके बोलने से, ठीक है। चले आप देखेंगे प्रतिबंध, आप देखेंगे किन किन स्थितियों में लगा सकते हैं। तो भाई आप जैसे राज्य सुरक्षा, है ना, सिक्योरिटी, बस छोटा छोटा सा ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, राज्य सुरक्षा, राज्य सुरक्षा लिख लें, स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है। मित्र देशों के संबंध में, मित्र देशों के संबंध में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मानहानि अगर आप किसी की कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे क्या है भाई जो जो लोग समुदाय में क्या हो जाए, अशांति फैल जाए, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मानहानि हो गया, ये हो गया। और भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे आप, अवमानना, अवमानना, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19(1) को कब प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर कभी कभी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ से पूछा जाता है कि राज्य की सुरक्षा के संबंध में मित्रवत देशों के अगर जिन देशों से हमारे मित्रवत संबंध है, ठीक है, उनके बारे में आप गलत नहीं बोल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, देश की एकता और अखंडता, ठीक है, देश की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता और अखंडता, ठीक है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे देश की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी पे कोई प्रभाव पड़े, है ना, उसको ठेस पहुंचती हो। तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जा सकता है, आपके आर्टिकल 19(1)(a) को प्रतिबंधित किया जा सकता है। बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत इजी आर्टिकल है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझेंगे, आर्टिकल 19 हमें क्या देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे सकता है, बोलना, भाई मैं अपनी जैसे माँ बाप के सामने बोल रही हूँ, मुझे स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं पेपर प्रिंटिंग के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, ठीक है, मेरे ये सब अधिकार हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे अपने भी दूसरों के भी विचारों को हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। वहीं पे ही हमारे इसको आर्टिकल 19(1)(a) को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 19(2) के तहत। अब हम यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 19(1) में। मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल 19(1) में हमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं एट प्रेजेंट, आप यहाँ पे लिखेंगे 19(1) में, ठीक है।
आर्टिकल 19(1) में, ठीक है। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम में हमारे पास कितने तरह की है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब इसमें 6 में हमारे पास सबसे पहले ए में क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारी सेकेंड स्वतंत्रता है वो हमारी है 19(1)(b). आर्टिकल 19(1)(b) जो हमारा बात करता है वो बात करता है हमारा शांतिपूर्वक और निरायुध। निरायुध का मतलब होता है विदाउट आर्म्स। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसको हम लिखेंगे राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल, right to assemble peacefully but without arms, without arms, ठीक है। आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, है ना। और भाई 5 या 5 से अधिक लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो सम्मेलन कर सकते हैं, वो सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन आपको सम्मेलन जो करना है, आपको जो मेल मिलाप करना है, वो मेल मिलाप कैसा होना चाहिए, बिना हथियारों के होना चाहिए, ठीक है। विदाउट आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियार वगैरह, ठीक है, विदाउट आर्म्स करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 19(1)(b) में बोला गया है कि भाई आपको क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप वो जो सम्मेलन है वो आप कैसे करेंगे, विदाउट आर्म्स करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं भाई, सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग्स का सभा बुला सकते हैं, ठीक है। सम्मेलन हो गया, सभा हो गया, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कैसे करने हैं, वो सब जुलूस निकालना होता है ना, जुलूस वो भी यहीं पे निकलते हैं, ठीक है। चलो आप ये 3 पॉइंट लिख लें, आपके लिए और अच्छे से यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा आप कर सकते हैं और जुलूस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जुलूस निकालते हैं ना भाई, जैसे नवरात्रों में निकलते हैं, नवरात्र हो गए, फिर रथ यात्रा कोई भी निकल रही है तो ये जुलूस ही तो होते हैं। इस तरह के आप जुलूस निकाल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन आप कैसे निकालेंगे, विदाउट आर्म्स आप निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही जो हमारा जो प्रतिबंध है, यहाँ पे जो हमारा प्रतिबंध लगता है इन्हीं पे ही, कि भाई यहाँ पे जैसे हमारे पास स्टेट के पास भी अधिकार है ना, जैसे हमारी जो धारा होती थी सेक्शन 144 अगर किसी स्टेट में लगी हुई है तो वहां पे अगर 5 या 5 से अधिक लोग जब इकट्ठा हो जाते थे तो उन पे रोक है कि भैया 5 या 5 से अधिक लोग क्या करेंगे, वो एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। जो हमारा कि सीआरपीसी में हमारा सेक्शन 141 होता था, सॉरी आईपीसी का हमारा सेक्शन 141 हमें बताता था कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कि भाई जो 5 या 5 से अधिक जो लोग हैं ना वो एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। वहां पे बताते हैं कि 5 या 5 से लोग अगर इकट्ठा हुए हैं तो वो एक अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, ठीक है, हम उसे एक अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। विधि विरुद्ध जमाव वो होगा, ठीक है। और उसमें फिर कुछ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब किए गए हैं वहां पे कि ये अगर करते हैं भाई सरकार के खिलाफ कुछ करने वाले हैं वो, ठीक है, अब किसी भी तरह का दंगा या दंगा भड़काने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, सरकार वहां पे ना रोक लगा सकती है। तो ये उसी के खिलाफ है। यहाँ पे ये जो हमारा जो अनुच्छेद है ना, हमारा 19(1)(b) जो है ये वही उसी की बात करता है कि भाई देखो यहाँ पे इसी का हवाला दिया जाता है कि भाई हमें तो क्या है ना, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि भाई हाँ आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सम्मेलन कैसा करना है, विदाउट आर्म्स करना है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई कहीं पे अगर धारा 144 लग रही है, ठीक है, तो वहां पे भाई आप ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि जी हमें तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, हमें तो सम्मेलन करना ही करना है। नहीं भाई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारा 144 कब लगेगी, पब्लिक ऑर्डर में लगेगी। तो आप ऐसी स्थिति में इस अधिकार की डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप याद रखेंगे इसको। अब जो हमारा है, जो हमारा सेक्शन जो हमारा होता था, ठीक है, सीआरपीसी की जब हम बात करते थे हमारा 144, अब वो जो है हमारा अब बीएनएसएस, ठीक है, अब तो हमारे यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, नया कानून आ गया ना हमारा क्रिमिनल लॉ में, तो अब वो हमारा उसका सेक्शन 163 डील करता है,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप आर्टिकल 19(1)(b) का हवाला नहीं मांग सकते हैं, आप नहीं बोल सकते जी हमें तो सम्मेलन करना है, हम तो इकट्ठा होंगे नहीं। हो भैया नहीं हो सकते आप इकट्ठा, पुलिस उठा के ले जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे आर्टिकल 19(1)(b) पे जो रेस्ट्रिक्शन लगेगी, यहाँ पे इस अनुच्छेद पे जो रेस्ट्रिक्शन लगेगी आप याद रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगेगा वो आर्टिकल 19(3) से लगेगा। ठीक है, 19 क्लोज 3 से लगेगा। यहाँ पे भी फिर वही हमारा भाई क्या क्या यहाँ पे क्या स्थिति होंगी, किन स्थितियों में हमारे जो 19(1)(b) है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा भाई पब्लिक ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। सॉवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, हमारा ये हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे रेस्ट्रिक्शन में, इसमें हमारा क्या क्या आप लिख सकते हैं, किन स्थितियों में लगाई जा सकती है। भाई सबसे पहले तो आपको वो हमेशा याद रखना है, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, बट पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया। ठीक है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, स्टेट सिक्योरिटी हो गया। इनमें क्या किया जा सकता है, ऐसी इन तीनों स्थितियों में रेस्ट्रिक्शंस हमारी पे 19(3) में कब लग सकती है, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की कंडीशन में, पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब है। ठीक है, तो वहां पे अगर हमारा इम्पोज है, धारा लगी हुई है सेक्शन 144, आज के टाइम में तो अब तो 163 लगेगा। ठीक है, BNSS का तो वो लगा हुआ है। स्टेट सिक्योरिटी, राज्य सुरक्षा के संबंध में भी क्या किया जा सकता है, हमारे 19(1)(b) को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब हम आएंगे अपना आर्टिकल नेक्स्ट पार्ट पे अपने आर्टिकल के, और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है यहाँ पे आर्टिकल 19(1) का बी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सी की। ठीक है, अब देखिए ए में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी में क्या था, भाई आप क्या कर सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, राइट टू असेंबल पीसफुली। ठीक है, और थर्ड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी में हमारे पास क्या है, टू फॉर्म करना एसोसिएशंस, टू फॉर्म करना एसोसिएशंस, एसोसिएशंस, यूनियंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, क्या हिंदी में क्या मतलब हो गया हमारा अनुच्छेद 19(1)(c) में, कि भाई क्या है, संगम या संघ या फिर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अब मैं आपको अगर बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो भाई क्या होता है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, अपने फॉर्म बना लेते हैं, बहुत से लोग इकट्ठा होके अपना कोई राजनीतिक दल बन जाते हैं ना, जो हमारे दल वगैरह हैं वो बनाने का हमें यहीं पे अधिकार है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां जितनी भी बनती हैं, है ना, हर व्यक्ति को क्या है, अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, सहकारी समितियां यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो हमें प्रोवाइड करता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें ही भाई हमारा जैसे क्या क्या हो गया, हमारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टी हो गई, फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, वो सब हमें यहीं पे आते हैं। चलो आप तो समझने के लिए लिख लेंगे, जैसे राजनीतिक पार्टी हो गया, राजनीतिक दल हो गए, राजनीतिक पार्टी। ठीक है, और राजनीतिक पार्टी हो गया भाई, फर्म हो, कंपनी हो गए, कंपनी वगैरह हो गए, और फर्म हो गई। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब जो क्या है, ये सब हमारे कहाँ पे, हमें कहाँ अधिकार है, 19(1)(c) में अधिकार है। और इस पे भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगाए इन्हें सभी पर, क्योंकि स्वतंत्रता हमें दे दी, लेकिन हम इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है कि भैया आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ स्थितियों में राज्य क्या कर सकता है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है।
ठीक है। तो आपको रिस्ट्रिक्शंस भी याद रखनी है, इसीलिए बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति को ना अपना अधिकार तो जानना चाहिए, है ना, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी भी समझनी चाहिए। आप सिर्फ ये मत बोलो मेरा ये अधिकार, मेरा ये अधिकार, आप ये भी समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट ने भी क्या किया कि भैया राइट तो दिए लेकिन उनको प्रतिबंधित भी कर दिया कि कहीं इंसान फिर ऐसे हवा हवा में ना उड़े। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या भैया ये हो गया 19(1)(c) के तहत टू फॉर्म करना, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे बनते हैं ना, किसान यूनियन बन गया, ये बन गया, इस तरह से लोग बना लेते हैं अपने अपने संघ अलग अलग। ठीक है, तो इसको जो प्रतिबंधित किया गया है वो यहाँ पे हमारा किया गया है 19, इस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है, ठीक है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन जो यहाँ पे लगी है वो लगी है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 19(4) के तहत। ठीक है, 19(4) के तहत यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, आप याद रखेंगे। फिर से वही, अब देखिए फिर से वही वाली बात हो जाती है कि भाई क्या क्या स्थिति आप याद रखेंगे, मतलब ये 3-4 चीजें ना कॉमन है कि भैया क्या कर सकते हैं अगर देश की क्या है एकता और अखंडता है, इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, आपके इनको आपके जो अधिकार है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, एकता अखंडता, पब्लिक ऑर्डर हो गया, है ना, दिस स्टेट सिक्योरिटी हो गया, इन वाली स्थितियों में क्या किया जा सकता है, आपकी जो फंडामेंटल राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 91D की। ठीक है, आर्टिकल 91D, आर्टिकल 19(1)(d) में जो हमें कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे हमें दी गई है संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्री मूवमेंट throughout the territory of India, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के किसी भी भाग में संचरण की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिंदी में इसको लिख लेंगे संचरण, है ना, आने जाने की स्वतंत्रता, और साधारण भाषा में मैंने आपको ये बता दिया है आने जाने की स्वतंत्रता। आपका जहां मन करता है भारत के किसी भी भाग में, आप किसी भी राज्य में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, भारत के किसी भी भाग में आप पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुके, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, प्रतिबंध लगा है कि आप किस स्थिति में ज्यादा फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला अधिकार क्या है भाई, 19(1)(d) क्या बोलता है, आपको फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट का आपको राइट है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में आपका जहां मन करे आप वहां जाए, आपको केरला जाना है, तमिलनाडु जाना है, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा 19(1)(d) करता है, और यहीं पे इसी के साथ में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1)(d) हो गया, और यहाँ पे ही हमारा आर्टिकल 19(1)(e), अब यहाँ पे क्या है, फ्री मूवमेंट हो गया भाई, आप क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं भारत में जहां भी आपका मन करे आप आ जा सकते हैं। वहीं पे 19(1)(g) बात करता है, वो बात करता है रिसाइड और सेटल, ऐसे लिखेंगे, राइट टू रिसाइड और सेटल in any part of India, in any part of India, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका जहां मन करे आप उस राज्य में रहे, ये हमें जो स्वतंत्रता है वो कहाँ दी गई है, 1(e) में दी गई है। ठीक है, 1(e) में निवास करने की स्वतंत्रता, हिंदी में लिख लेंगे, भारत की
किसी भाग में निवास, है ना, निवास हो गया, फिर बसना, निवास, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप देखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी भाई, आपको क्या है, इंडिया की थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको राइट है, आपका जहां मन करे आप वहां आए, उस राज्य में आए, उस राज्य में जाएं जहां भी आपका मन कर रहा है, और आपको बसने की स्वतंत्रता है। अगर आप यूपी के हैं तो अगर आपका मन है कि भाई आप जम्मू कश्मीर में बस जाएं, आपको वहीं पर रहना है, तो ये भी आपके पास अधिकार है। लेकिन यहीं पे ही हमारे आर्टिकल 19 के 5 क्लोज ने, ठीक है, इन दोनों पे, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी मैं 19(1) डी और 19(1) ई पे, ठीक है, इन दोनों पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, प्रतिबंध लगा है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, इन दोनों पे जो प्रतिबंध लगा है वो लगा है हमारा, वो लगा है हमारा यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत इन दोनों पे प्रतिबंध लगा है। अब क्या स्थिति होंगी कि भाई अगर क्या है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, लोकहित में, ठीक है, लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, और आप यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के हित में, अनुसूचित जनजाति के हित में यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, अगर वहां पे भाई भाई जो भी वहां पे क्या है ना, शेड्यूल्ड या ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया ना भाई, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में चलेंगे, है ना, तो वहां पे जो ट्राइब्स हैं उनका अपना ना अलग कल्चर है, और वो लोग मतलब जैसे केरला में चले जाओ, है ना, कुछ जगह हमारे हमारे देश में ऐसी हैं कि वहां पे ना बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, और वो ट्राइब्स ना अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में, है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और मतलब वो आने भी नहीं देते हैं, अगर वहाँ पे अदर पर्सन कोई आ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो आउटर पर्सन वहाँ अलाउ भी नहीं है, ठीक है, ऐसी टेरिटरी भारत में भी, केरला में हो गए, हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी टेरिटरी है, तो वहीं पे ही रेस्ट्रिक्शन लगाई है, भाई आप बोलने लग जाएगी जी मेरा तो अधिकार है, मैं तो यहीं रहूंगा इस ट्राइब के बीच, नहीं भाई, आप नहीं रह सकते, उस ट्राइब को क्या है, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने का भी अधिकार है ना, उसके भी अपने कुछ अधिकार है। तो इन दो स्थिति में क्या किया जा सकता है, आपके इन दोनों आर्टिकल्स को, आपके इन दोनों राइट्स को प्रतिबंधित किया जा सकता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया डीई हो गया। अब देखिए, अब जो हमारा एफ है भाई, ठीक है, जो हमारा एफ है वो जो है, मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो एफ था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था, सॉरी मैंने शायद जी लिख दिया इसे, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ना आर्टिकल, ये एफ है यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे एफ है, ठीक है, इसको हमारा एफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको यहाँ पे हटाया गया था, तो ये तो हमारा क्या है, ये डिलीट हो गया, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, अब भाई ये डिलीट है, इसको तो हटा दिया गया, और इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट करके इसको क्या बना दिया गया है, अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है ना, आई एम सॉरी, ठीक है, मैंने ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, चले, अब यहाँ पे हमारा एफ तो भाई रिपील हो गया, डिलीट हो गया है, तो अब हमारा कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे आता है, अब हमारा यहाँ पे आता है हमारा अनुच्छेद, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 जी की हम बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 19(1) जी, आज भी ऐसे ही है, आप सीरियल में इसको ऐसे ही याद रखेंगे, एफ जो है वो डिलीट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही लिख देती हूँ मैं, आर्टिकल 19(1) एफ जो है वो क्या हो गया है, वो डिलीट है, ठीक है, वो डिलीट हो गया है हमारा किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, और यहीं पे ही जो हमारा फिर भाई नेक्स्ट जो हमारा आता है, तो जी जो हमारा बात करता है, वो बात करता है राइट टू
right to practice, right to practice any profession, right to practice any profession, occupation, है ना, right to practice any profession, carry any occupation, occupation, ट्रेड और बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस की यहाँ पे हमारे यहाँ पे बात की गई है, आप ये हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, प्रोफेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, वृत्ति, सॉरी डबल एस आई ओ, प्रोफेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेते हैं इसे, क्या होगा, कोई भी वृत्ति, कोई वृत्ति, उपजीविका, है ना, आप जो भी पेशा आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, व्यापार, व्यापार और कारोबार, कारोबार करने का अधिकार है। अब देखिए, ये जो हमारा अधिकार है ना, आपको ये हमें बहुत इलाबोरेटिव वे में हमें प्रोवाइड किया गया है ना, सब कुछ सभी को ये अपने आप में इंक्लूड करता है कि हर व्यक्ति को कोई भी पेशा, है ना, अपनी उपजीविका कमाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उसे जो भी आवश्यक लगे वो क्या कर सकता है, वो ऐसे पेशे को अपना सकता है, कोई भी प्रोफेशन वो अपना सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, कोई भी बिजनेस वो कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी स्वतंत्रता हमें कहाँ दी गई है, आर्टिकल 19(1)(g) में दी गई है। और इस पे जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इस पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो हमारा लगाया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत। ठीक है, आप बस इतना यहाँ पे याद रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा आर्टिकल 19(1) है, आर्टिकल 19(1) है, उसमें हमें कितने तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आर्टिकल 19(1) में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, उन्हें आप याद करने की इजी से इजी वे में आप कैसे उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अब हम आते हैं अपना आर्टिकल 20 पे हम बात करेंगे, और बहुत अच्छा आर्टिकल है हमारा, बहुत अच्छा अनुच्छेद। फिर से वैसे ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये सबके फेवरेट ही होते हैं, मेरे तो हैं फेवरेट, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी पता होने चाहिए, मतलब इन्हें पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है, पता होना चाहिए सभी को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 20 की। ठीक है, आर्टिकल 20 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 20 जो हमारा बात करता है वो बात करता है प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन इन respect of conviction for offenses। ठीक है, offenses, offenses, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब यहाँ से आपको दो बातें बहुत समझने की आवश्यकता है ना। अब जो लोग लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे वो तो बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे, जो नहीं है वो भी समझ ले। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई, अपराध क्या होता है आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, और दोषसिद्धि क्या होती है, दोषसिद्धि आप किसको कहते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट हैव क्लैरिटी अबाउट बोथ दीज वर्ड। तो भाई सुने, देखिए अपराध क्या है भाई, अपराध कोई भी ऐसा कार्य जो क्या है, प्रोहिबिटेड है, लॉ ने जिसको प्रोहिबिट किया है, ऐसा हर कार्य क्या है वो ऑफेंस है। ठीक है, ऐसा हर कार्य क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस हो जाएगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं दोष सिद्धि की, तो दोष सिद्ध कब होता है भाई, जब ट्रायल चलता है कोर्ट में, जब ट्रायल चलता है, कोर्ट जिस व्यक्ति को क्या बोल देती है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, ये जजमेंट जब कोर्ट निर्णय देती है, तो अपने निर्णय में कोर्ट या तो क्या करती है भाई, कन्विक्ट करती है किसी को या फिर एक्विट करती है। दो ही स्थिति होती है, कन्विक्शन की और एक्विटल की।
ठीक है। तो वही है जो कन्विक्शन है, भाई कन्विक्शन क्या है, दोष सिद्धि, एक्विटल क्या है, उसकी रिहाई है, या तो उसको बरी कर देगी, बाइज्जत बरी कर देते हैं, या फिर उसे क्या कर देते हैं, दोष सिद्ध कर देते हैं कि हाँ जी इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। ठीक है, तो यही उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्ति को 3 तरह का संरक्षण हमारे अनुच्छेद 20 में प्राप्त है। ठीक है, चले अब बात करेंगे, हम अपने अनुच्छेद 20 पे आएंगे और यहाँ पे हमें बात किया गया है, सबसे पहला जो संरक्षण दिया है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में, वो यहाँ पे दिया गया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका क्या मतलब है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब है कि जिस समय पे जो विधि लागू है, ठीक है, कि जिस समय पे जब कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध करने के समय जो विधि, जो कानून उस समय पे है, उस कानून के अनुसार ही उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, उसको उसका जो प्रोसिक्यूशन होगा, है ना, जो उस पर अभियोग चलाया जाएगा, उसको जो दंडित किया जाएगा, वो उस समय के कानून के अनुसार ही उस व्यक्ति को किया जाएगा। ठीक है, चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कार्योत्तर विधि से क्या मतलब है। देखिए, जैसे कि माना किसी व्यक्ति ने 2023 में कोई अपराध किया, ठीक है, कोई अपराध किया 2023 में, किसी व्यक्ति ने मान लिया यहाँ पे थेफ्ट का ही अपराध किया है, ठीक है, चोरी की है, ठीक है, चोरी यहाँ पे की है किसी व्यक्ति ने, तो यहाँ पे जब इसको जो सजा मिलेगी, अब यहाँ पे 2024 में इसको सजा हो रही है, 2024 में जब इसे यहाँ पे सजा मिलेगी, तो इस समय जो यहाँ पे कानून था, ठीक है, 2023 के कानून के अनुसार ही इस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी, इसके अनुसार ही इसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ना कि अगर भाई कुछ बदलाव हो गया है कानून में, इसके अनुसार आप उसे सजा या प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसे दंडित नहीं करेंगे। आपको क्या करना है भाई, 2023 में ऑफेंस हुआ है तो 2023 में ऑफेंस जब हुआ उस टाइम पे जो विधि लागू है उस विधि के अकॉर्डिंग ही आप उसे क्या करेंगे, उस विधि के अनुसार ही आप उसका ट्रायल चलाएंगे, आप उसको दंडित करेंगे, उसे प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है, यही मतलब है कार्योत्तर विधि से संरक्षण का। अब ऐसा नहीं है, अब देखो संरक्षण कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि भाई किसी व्यक्ति ने क्या किया कि यहाँ पे 2023 में जो थेफ्ट की जो सजा थी भाई वो यहाँ पे 3 साल तक की सजा थी। 3 साल तक का मतलब है भाई इसमें जिसका डिस्क्रिप्शन है वो कितने की दे, 3 साल तक की सजा थी। अब जो है यहाँ पे कोई ऑफेंस अब यहाँ पे हो गया भाई 2024 में, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अभी तो अभी वैसे हमारा जो लॉ है ना वो बदल गया है, जैसे हम पहले आईपीसी से डील करते थे, इंडियन पीनल कोड होता था, अब वो भारतीय न्याय संहिता हमारा हो गया 2023, वही थोड़ा सा एग्जाम्पल वैसे हो गया, तो जस्ट एन एग्जाम्पल। अब भाई वही सजा क्या हो गई, 2000 हमने मान लिया 2023 में किसी ने थेफ्ट की थी, उस टाइम पे जो सजा थी वो 3 साल की थी। अब 2024 में जो कानून में परिवर्तन हो गया और कानून में परिवर्तन हो गए वो सजा कितनी हो गई, 4 साल हो गई। एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो इस व्यक्ति को क्या है, वो 3 साल वाला जो सजा का जो प्रोविजन है ना उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, ना कि ये जो अब 2024 में भाई जो परिवर्तन हो गया है उसके अनुसार नहीं दी जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कार्योत्तर विधि से संरक्षण का क्या मतलब है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकेंड यहाँ पे जो हमें संरक्षण प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है नो डबल जियो पार्टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नो डबल जियो पार्टी। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण क्या है, यहाँ पे दोहरे दंड का संरक्षण का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने क्या है ना, अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी ऑफेंस के लिए सजा दे दी गई है, ठीक है, तो आप उसे क्या नहीं करेंगे, आप उसे दोबारा से उसी ऑफेंस के लिए आप उसे सजा नहीं देंगे। ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरी क्षति से संरक्षण, आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, क्षति, दोहरी, इसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में और अच्छी सी हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, दोहरी क्षति, इंजरी,
दोहरी क्षति से संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब मैंने आपको बताया कि अगर भाई यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल कि भाई किसी व्यक्ति को क्या ना, चलो ये कोई ए पर्सन है, ए पर्सन ने क्या किया, ए पर्सन ने, ये कोई बी पर्सन का हाउस है, ठीक है, ये बी पर्सन का हाउस है, थोड़ा बी पर्सन का हाउस है, इस घर में क्या की, चोरी की। ठीक है, ये बी पर्सन का हाउस है, इस घर में ए पर्सन ने चोरी की। अब यहाँ पे चोरी की, बी ने इस पे क्या किया, यहाँ पे इसके लिए भाई इसको ट्रायल चलाया गया, और ट्रायल चलाने के बाद इसको क्या है भाई, कोर्ट ने सजा दे दी। ठीक है, कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पनिश कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको पनिश भी कर दिया गया है। अब क्या है, यहाँ पे ना बी के साथ में क्या है, सी भी रहता है। ठीक है, बी और सी साथ में रहते हैं। अब क्या हुआ, इसको क्या है, एक बार तो इसको पनिश कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो सी पर्सन है ना, अब ये दोबारा कोर्ट के पास चला जाता है कि जी ए ने ना हमारे घर में चोरी करी है, तो आप इसके लिए इस पे ट्रायल चलवाता है। तो यहाँ पे कोर्ट मना कर देगा कि नहीं भाई, इसको जो चोरी करने के लिए, जो इसने आपके घर में जो चोरी की थी ना, उसके लिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, पनिश कर दिया गया है, तो अब इसको दोबारा पनिश नहीं किया जाएगा। यही है दोहरी क्षति से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, है ना, क्षति बोले या दंड बोले एक ही बात है। ठीक है, तो दोहरे दंड से जो संरक्षण है वो हमारा कहाँ पे, आर्टिकल 20 के 2 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध की सजा दे दी गई है तो उसी सेम अपराध के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, उस पे दोबारा से कोई भी उसका ट्रायल वगैरह नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही जो हमारा थर्ड बात करता है, थर्ड हमारा यहाँ पे बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि किस स्व अभिशंसन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्व अभिशंसन से संरक्षण। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है ना, अपने ही खिलाफ गवाही या फिर अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, आप उसे मजबूर नहीं करेंगे। यहाँ पे स्व अभिशंसन की भैया आप ना अपने आप ही किसी को, जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करके आ गया तो आप उसको क्या नहीं करेंगे, आप उसको बाध्य नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, आप उसे कंपेल नहीं करेंगे कि भाई अपने ही विरुद्ध क्या करो, आप गवाही दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें क्या करता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही या कोई सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जैसे होता है ना हमारा भाई, पुलिस वाले क्या करते हैं, है ना, पुलिस वाले स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, सीआरपीसी 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। या हालांकि जैसे भाई जो वकील हैं, है ना, जो एडवोकेट्स हैं, उन्हें तो पता है कि जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट वगैरह, जो रिकॉर्ड वगैरह होती हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं, उसके सामने जो बयान होते हैं, है ना, जो कबूल किया जाता है, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होती है कोर्ट में, है ना, क्योंकि कोर्ट में जाके फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है। हालांकि भाई बाद में उनको कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह में यूज किया जा सकता है, बाकी सोल बेसिस नहीं है कन्विक्शन का। इसीलिए बोलते हैं जो लोग जानते हैं, कानून के बारे में जानते हैं, कि भैया पुलिस के सामने क्या करो ना, पिटने से अच्छा कबूल कर लो। ठीक है, क्योंकि कोई रेलिवेंसी नहीं है, बाद में जज साहब के सामने जाके मना कर देना। ठीक है, चलो, हाँ जी, तो ये यहाँ पे यही प्रोटेक्शन यहाँ पे यही है वो। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही दे या अपने ही अगेंस्ट वो कोई सबूत दे। ठीक है, अब देखिए इसको आप साधारण भाषा में लिख लेंगे, स्व अभिशंसन से क्या मतलब है ना, थोड़ा समझ नहीं आएगा फिर आपको बाद में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्वयं के विरुद्ध गवाही या सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड। ठीक है, अब यहां से ही देखिए, यहाँ पे ना एक केस भी है, यहाँ पे साल्वी वर्सेस कर्नाटका स्टेट का। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं।
जो हमारा इसी से रिलेटेड है, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। सेल्वी वर्सेस कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट 2010, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा, ठीक है, कर्नाटका स्टेट 2010 का हमारा ये केस है। इसमें क्या हुआ था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे ही था। यहाँ पे बोला गया कि भाई जो डीएनए टेस्ट है, ठीक है, डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह आप लेते हैं ना, डीएनए टेस्ट हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, और फिर या ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया। ये जो है ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, ये आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आते हैं, नॉट पार्ट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये आपके क्या है, ये आपके स्वयं संशय है, ठीक है, ये आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन के पार्ट नहीं है, है ना। यहाँ पे फिर जैसे हमारा था ना, इसके अंदर बोला गया था कि भाई जैसे होगा ना पॉलीग्राफ, और पॉलीग्राफ नार्कोटिक्स टेस्ट होते हैं, उनको बोला गया था कि वो स्वयं संशय में आते हैं, तो आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि भैया इनको क्या बोल दिया गया था कि डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट जो है और ब्लड टेस्ट क्या है, वो स्वयं संशय का, इसका सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पार्ट नहीं है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। यहाँ पे आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा है, और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने मोस्ट फेवरेट पार्ट आर्टिकल 19 हमने पढ़ा, आर्टिकल 20 हमने पढ़ा, ठीक है। आर्टिकल 19 जो हमें आर्टिकल 19(1), ठीक है, उसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या है, सबसे पहली जो हमारी स्वतंत्रता है वो है राइट टू स्पीच, है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें स्वतंत्रता है। आप देखिए अब इसको ना हिंदी में आप याद रख सकते हैं, भाई सबसे पहले क्या दी, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई। बोलने की स्वतंत्रता के बाद दूसरी हमारे यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता दी गई, फिर दूसरा बोलने की स्वतंत्रता, पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, फिर क्या बोला कि भाई आपको बोलने की है, अब आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, आपको सम्मेलन की स्वतंत्रता है, ठीक है। सेकंड में आपको क्या है, सम्मेलन करने की, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है तो सी में बोला कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने संघ बना सकते हैं, आप अपने संघ बना सकते हैं, आप संगम बना सकते हैं, ठीक है, आप अपने एसोसिएशंस बना सकते हैं। अब भैया आपने क्या कर लिया, आपने एसोसिएशंस बना लिए। अब आपको डी में वहीं पे बोला कि आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपने जो संगम है उन्हें लेके कहीं भी जहाँ आपका मन कर रहा है वहां चले जाओ, इंडिया में कहीं भी घूम लो आप इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना एक रीजन होता है ना कि थोड़ा सा ध्यान अगर लगाएं, थोड़ा सा फोकस करके सोचे तो आप एक सीरीज सी में याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला कि भाई आप आने जाने की, आप अपने संगम को लेके कहीं भी चले जाएं भारत की टेरिटरी में, पूरे भारत में आपको क्या है, आने जाने की स्वतंत्रता कहाँ पे दी, आर्टिकल 19(1)(d) ने दी। फिर डी में अगर मन कर रहा है किसी भी कोने में बसने का, आप क्या करें, बस जाए। 19(1)(e) ने वहीं पे ही हमें दी, भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी, ठीक है। वहीं पे ही जो हमारा एफ पार्ट है, भाई एफ को क्या कर दिया गया, एफ हमारा डिलीट कर दिया गया है, जो हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, है ना, फ्रीडम, स्वतंत्रता थी हमारी, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, जिसको अब कर दिया क्या क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300(a) के तहत अब वो हमारा क्या है, सिर्फ एक लीगल राइट है, अब वो फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। वहीं पे ही जी में भाई आपको किसी भी, आपको कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब यहीं पे ही जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जो लड़कियां बहुत अच्छे से याद रखेंगी, जैसे इसको ना आर्टिकल 19(1) में भाई इसको ना सीरियल में पूछ लिया जाता है कि A to G कि कौन से अल्फाबेट में कौन सी स्वतंत्रता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, जैसे ट्रिक तो थोड़ी ऐसी ही है, याद करने के लिए बस, स्पा की MRP, ठीक है, स्पा की MRP। देखिए स्पा से आप क्या से याद रख सकते हैं, स्पा तो सबको पता होगा ना, जब बालों में लेते हैं वही है स्पा, ठीक है। तो एस से आप क्या याद रख सकते हैं, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका हो गया, यहाँ से आप याद रख सकते हैं अपना पीसफुली असेंबल होना, है ना, पीसफुली असेंबल होने की स्वतंत्रता, है ना, कैसे असेंबल कैसे होना है, पीसफुली असेंबल होना है। पीसफुली आपको असेंबल होना है। और फिर यहाँ पे क्या है, एसोसिएशंस फॉर्म करना, आप यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, आ गया ना, बिल्कुल यहाँ पे आपका ए बी सी, और भाई यहाँ पे फिर आप इसको थोड़ा, आप इसको याद, इसका कोई याद नहीं रखना, ये बस ऐसे ही है। और यहाँ पे डी ई, और भाई आपका जो एफ है वो तो आपका रिपील है, आपको ये पता ही है। और यहाँ पे आप जी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एम से आप क्या याद रखेंगे, मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूवमेंट हो गया। और आर से आप याद रखेंगे यहाँ पे रेजिडेंस, है ना, बसने की स्वतंत्रता, रेजिडेंस। और पी से आप यहाँ पे याद रखेंगे भाई प्रोफेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रेड हो गया, और बिजनेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ना आप बिल्कुल अल्फाबेटिकली आप यहाँ पे इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पे भी इसको बिल्कुल अल्फाबेटिकली यहाँ पे याद कर सकते हैं, और आपके लिए इजी भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना हो गया ये, यहाँ पे भाई ए में क्या हो गया, इसमें स्पीच हो गया, इससे पीसेबली असेंबल हो गया, पीसफुली लिख लें या पीसेबली लिख लें, पीसेबली असेंबल यहाँ पे हो गया। फिर एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड आप अपना सकते हैं। और हिंदी वाले भाई थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा लॉजिकली कैसे सोचना है। भाई सबसे पहले में बोलने की स्वतंत्रता हो गया, फिर बोलने की स्वतंत्रता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे बोलना आता है, हम क्या कर सकते हैं, 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने संघ बना सकते हैं, हम अपनी यूनियन बना सकते हैं। उसके बाद हम संघ यूनियन बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा जहां मन कर रहा है भारत के किसी भी भाग में हम क्या कर सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं, घूम फिरने की स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद हमारा जहां मन कर रहा है हम क्या कर सकते हैं, बस भी सकते हैं। अब बस जाएंगे, फिर बसने के बाद भैया बसने के लिए हमें क्या चाहिए, भाई पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड, हम कोई भी प्रोफेशन हम अपना सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली अगर आप सोचें तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19(1) की हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन से आर्टिकल, कौन सी स्वतंत्रता पे कौन से आर्टिकल के तहत रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसके लिए भी आप बिल्कुल 19(1) में ये थी। फिर 19(2), 3, 4, 19(2) से और 6 तक, क्लॉज 6 तक क्या दिए हैं, रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं आपकी, ठीक है। और वो भी बिल्कुल सीरियल में है, वो भी आप उन्हें याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे अपना आर्टिकल 20, जो हमारा बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात करता है, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण वो हमें देता है। इसमें हमारे यहाँ पे 3 स्थिति है कि 3 स्थितियों में क्या दिया जाएगा, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में नागरिक को क्या जाएगा, व्यक्ति को संरक्षण यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जिसमें फर्स्ट में भाई क्या है, व्यक्ति को कार्योत्तर विधि से संरक्षण है कि भाई जिस टाइम पे जो अपराध हुआ है उस समय पे जो विधि लागू है उस विधि के अनुसार ही व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, उसको उस पे अभियोग चलाया जाएगा। और सेकंड यहाँ पे कि भाई जो भी किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार उसको पनिश कर दिया गया है, उसे दंड दे दिया गया है, तो उसे दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा। नो डबल जियोपार्डी। थर्ड में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही या फिर सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। यहाँ पे हमने एक केस देखा, इंपॉर्टेंट, सेल्वी वर्सेस कर्नाटका स्टेट। इसमें ये बताया गया था कि भाई कौन क्या क्या चीजें ना हमारे सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आती हैं और क्या क्या नहीं आते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया कि जो डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, वो हमारा डीएनए उसका किसका सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पार्ट नहीं है। वहीं पे जैसे बोला था कि भाई पॉलीग्राफ हो गया, नार्कोटिक्स टेस्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उसमें व्यक्ति अपनी वो नहीं देता ना, परमिशन थोड़ी देता है नार्कोटिक्स एक्ट में, क्योंकि भाई वहाँ पे भाई केमिकल का यूज करके व्यक्ति जब अपना आपा खो देता है तो वहाँ पे वो पता लगाते हैं कि भाई हाँ इसने पर्टिकुलर पर्सन ने ये अपराध किया है या नहीं किया है, तो इसीलिए उसको क्या माना जाता है कि भैया ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, बाध्य किया जा रहा है ना व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, ठीक है। आई होप, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर आप अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने रिव्यू ज़रूर दें, मुझे इंतज़ार रहता है कमेंट बॉक्स का कि भाई कैसी आपको क्लास लगी है, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।